नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 4 सीट 5 प्रत्याशी, दंगल होकर रहेगा। लेकिन इस दंगल में मंगल के दिन जिन्होंने नामांकन किया है उनमें से एक का अमंगल जरूर होगा, यानी राज्यसभा में एंट्री की चाहत पर नो एंट्री होगी। सवाल यह है कि वो कौन होगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के 3 प्रत्याशी, उनके समर्थन में कांग्रेस की एकजुटता, निर्दलियों का समर्थन और मुख्यमंत्री का भरोसा और रणनीति। दूसरी तरफ बीजेपी के घनश्याम है और बीजेपी का सुभाषीष के साथ समर्थन है, यानी कि सुभाष चंद्रा के साथ। लेकिन सवाल यह है कि 41 के आंकड़े का क्या होगा। कांग्रेस ने 9 निर्दलियों को तीनों प्रत्याशियों का प्रस्तावक बनाकर बता दिया कि वो उनके साथ है, लेकिन निर्दलियों का समर्थन 7 होने का दावा करने के साथ साथ बीजेपी किसी निर्दलीय को न साथ दिखा पाई और न ही प्रस्तावक बना पाई। हालांकि यह ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि यहां कीमत साथ दिखने की नहीं बल्कि वोटिंग की है, जो गुप्त होती है। तो क्या निर्दलियों का गुप्त समर्थन है? मुख्यमंत्री का विक्ट्री साइन का पूरी तस्वीरों को साफ करने का जो तरीका, क्या वो बताता है कि तस्वीर पूरे तरीके से साफ है? आज बात इसी मुद्दे पर कि उच्च सदन की उच्च लड़ाई में मात किसके हिस्से में आई। मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूं। बीजेपी ने जो खेल खेला है, खेल पहले उनका फिर अभी भी कांग्रेस के बीच मिले थे, वो कह रहे थे कि ये बीजेपी का बहुत अच्छा डिसीजन है। तुमको मैं आपको कैसे लगता हूँ? बोला हमको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनको कहा जैसा मैं लगता हूँ। सवाल कांग्रेस के चिंतन शिविर और उदयपुर डिक्लेरेशन पर भी उठ रहे हैं कि एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला 1 महीने भी नहीं टिक पाया और दूसरी तरफ तीनों बाहरियों को मैदान में उतारा गया। लेकिन वोटों के गणित का समर्थन होना इन तमाम आरोपों को बेईमानी ही बनाता है। तो सवाल यह है कि चौथी सीट की लड़ाई का चक्रव्यूह किसका कितना अभेद्य है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी, सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी। रामलाल शर्मा जी, चर्चा आपके साथ शुरू सर। चर्चा को आपने हवा तो दे दी 5वें प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन जिन निर्दलियों के समर्थन की बात कर रहे हैं ना वो साथ दिखाई दिए, ना वो प्रस्तावक बनते नजर आए। देखिए विजेंद्र जी, राजनीतिक समय क्योंकि है और राजनीतिक समय के आने के उपरांत उत्तर भी उसका मिल जाता है। 2008 के अंदर भी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी बने, उस समय भी कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था। 2018 के अंदर मुख्यमंत्री बने, तब भी उनके पास बहुमत नहीं था, लेकिन वो सरकार बनाने में सफल रहे। तो आंकड़ों का खेल है। आने वाले समय के अंदर ये तो वक्त बताएगा कि हमारे साथ कितने विधायक है। और दुर्भाग्य तो इस बात का कि चिंतन शिविर के अंदर बैठ के निर्णय करने वाले लोग अपने निर्णयों के ऊपर अडिग भी नहीं रह पाए। राजस्थान का एक भी व्यक्ति क्या काबिलियत वाला नहीं था, या कांग्रेस का एक भी सदस्य इस तरीके से राज्यसभा में जाने का हकदार नहीं था। अब सवाल इस बात की भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा रही, सवाल इनके मुख्यमंत्री जी के सलाहकार संयम लोढ़ा जी उठा रहे हैं, सवाल इन्हीं के मंत्री रहे और अब वर्तमान के सांगों से विधायक भरत सिंह जी उठा रहे हैं। तो आज कांग्रेस के अंदर अंतरकलह इतना विस्फोटक स्थिति के अंदर पहुंच चुका है कि आने वाले समय के अंदर तो बीजेपी में कंफ्यूजन क्यों था रामलाल जी? सुबह तक बीजेपी के प्रत्याशी शाम होते होते निर्दलीय, लेकिन मेरा सवाल यह है फिर से कि आंकड़ों का गणित है, 11 में से 9 निर्दलीय तो प्रस्तावक बन गए हैं, तोड़ेंगे किसको? देखिए, ये हमने सभी मान्य विधायकों से अंतर मन की अभिव्यक्ति की बात कही है कि राजस्थान का अहित हो रहा है और अहित करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लोग हैं, एक वंशवाद के लोग हैं। क्या इस तरीके का इस आजादी के 75 साल के बाद में भी आप इसको सहन करोगे? मुकरों की आवाज उठाने की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय के राजस्थान का हक कोई छीन नहीं सके। तो अंतरात्मा पर भरोसा था रामलाल जी, तो बीजेपी से ही दूसरे उतार देते अगर इतना ही भरोसा था।
देखिए विजेंद्र जी, चुनाव के अंदर सारे समीकरणों को देखते हुए, सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए किस व्यक्ति का समर्थन किन शर्तों के ऊपर आ सकता है, उन तमाम चीजों के ऊपर, उन पहलुओं के ऊपर जी। बातचीत करने के उपरांत ही निर्णय लिया गया शीर्ष नेतृत्व के ठीक है द्वारा। प्रशांत बैरवा जी, इसलिए क्या मैं वाकई में तो एक बड़ा साफ मुद्दा है कि अंतरात्मा की आवाज पर देखिए कि कौन बाहरी कौन अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से विक्ट्री साइन दिखाया, जिस तरीके से 9 निर्दलियों को प्रस्तावक बनाया, 2 बार 11-11 निर्दलीय उनसे मिलने पहुंच चुके हैं, क्या यह सब दर्शाता है कि कोई किंतु परंतु नहीं है? 41-41 आराम से तीनों को मिलेंगे। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के, क्या आपको किसी ने संपर्क किया अभी तक? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अंतरात्मा की बात जो कह रहे हैं रामलाल जी, माननीय विधायक साहब, ये बरगलाने की बात है। इनको एक्चुअली आपको मालूम है बीजेपी का क्या पृष्ठभूमि रही है पिछले 4-5 सालों में, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सरकारें तोड़ने का काम किया गया है इन्होंने। ये चाहते हैं कि जिसके पास पैसा हो उसको इन्होंने चुनाव लड़वाया कि कांग्रेस के अंदर सेंध मारी जाए। मैं समझता हूँ कि और ना ही इनके निर्दलों ने फॉर्म भराया गया है, तो परिपाटी तो इनकी यही रही है कि किस तरह से कांग्रेस के लोगों को तोड़ा जाए, और जोड़ने की बात नहीं रही। बात भारी, तो ये देखिए हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, और उम्मीद जरूर थी हमारे को राजस्थान में कि आपको राजस्थान का जाएगा, मगर हमारी पार्टी में डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जी। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे कोई दिक्कतें होनी, तो कोई डिसीजन लिया जाता है। और जो लीडर्स रह गए हैं, मैं समझता हूँ उनको बेहतरी के लिए कहीं ना कहीं पार्टी और कोई जिम्मेदारी देने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 100% श्योर हैं कि तीनों सीटें हमारे को आनी हैं, और हम लोग भी श्योर हैं। और ये देखिए, सरकार चलाएं चाहे संगठन चलाएं, कहीं ना कहीं कमियां तो रहती हैं, कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं रहता, हर आदमी को सेटिस्फाई नहीं अभी मान रहे हैं कि अभी भी असंतुष्ट हैं? असंतुष्ट हो सकते हैं कई मुद्दे को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर असंतुष्ट नहीं हो सकते। तो मेरा तो यही मानना है कि हम लोग एक है, और हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम में और कोई गलतफहमी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पार्टी एकजुट है, और आप देखिएगा भाजपा वाले वसुंधरा जी को कितना मना रहे हैं। चलो शुक्र है कि इस बार मना तो रहे हैं कम से कम जी, तो वरना तो इनके फोटो गायब कर लिया करते थे। और वसुंधरा जी का और घनश्याम जी का आपको पता ही है कि कितना बड़ा आंकड़ा रहा है 36 का, और किस तरह से राजनीति होती है। फूट तो इनके पास जाते सर, क्योंकि यूं तो फिर बयानों में जाएंगे तो आपके भी कई नेताओं के इधर उधर बहुत सी चीजें नजर आएगी। लेकिन सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी, क्या वाकई में ये पूरी क्लियर तस्वीर है? क्योंकि मुख्यमंत्री अमूमन विक्ट्री का साइन दिखाते नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन जब वो दिखाते हैं तो उसके बहुत से मायने होते हैं। तो आज क्या ये मायने इसके निकाले जा सके कि उन्होंने पूरी कैलकुलेशन की, और जब वो पूरे तरीके से आश्वस्त हो गए तो उन्होंने संदेश भी दे दिया कि कोई किंतु परंतु नहीं है, तीनों सीटें बहुत आराम से निकल रही हैं? देखिए विजेंद्र, अशोक गहलोत ने पिछले 15 दिन में अगर हम देखें तो दूसरी बार विक्ट्री साइन बनाया जी। अभी इससे कुछ दिन पहले जो उदयपुर के अंदर चिंतन शिविर था, उसके अंदर जब वो मीडिया के उसमें टेंट में आए, जो तंबू जो लगा रखा था मीडिया सेंटर के लिए, उसमें आए और उन्होंने आते विक्ट्री साइन बनाया। तो वो विक्ट्री साइन के भी हमने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया था, और हमने उसके कई मायने निकाले थे, जो आज जो हमने प्रिडिक्शन किया वो आज सबको नज़र आ रहा है। और आज का जो उनका विक्ट्री साइन है वो भी इस बात का संकेत है। देखिए, उसमें 3-4 चीज़ें जो है मुख्य हैं। पहली तो ये कि अशोक गहलोत कॉन्फिडेंट है कि उनके खेमे से कोई भी व्यक्ति टूटकर कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जब बाइट दे रहे थे वो मीडिया को, तो उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार गिराने की बात आई थी, हम 34 दिन जब होटल के कमरों में बंद रहे, तब 25-25 करोड़ देने के लिए जो है ऑफर दिए गए, लेकिन मेरा एक भी आदमी टूट के नहीं गया। उसने उस समय 25 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया। तो ये तो राज्यसभा का चुनाव है। तो उनको अपने जो समर्थक विधायक है और अपने पार्टी के विधायक, उन पर उनको जो है मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तरह से अंधविश्वास है। शायद एक ये भी था कि मेरा आदमी टूटेगा नहीं तो और फिर दूसरा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 3-4 दिन से हमलावर हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम दूसरे उम्मीदवार को जितवा के दिखाएंगे, तो एक जो प्रेशर की जो टैक्टिक्स है उसके खिलाफ मुझे लगता है कि अशोक गहलोत ने विक्ट्री साइन देकर जो अपना विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी है उसको सचेत कर दिया है कि आपके प्रयास जो है वो सार्थक नहीं होंगे, क्योंकि मेरी टीम मजबूत है और मेरे साथ है जी। हाँ, अब देखिए कि हम कल से इस चीज़ का विश्लेषण कर रहे थे कि 5वां आदमी आएगा,
और तब तक बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं बीजेपी रिस्क नहीं लेगी, लेकिन फर्स्ट इंडिया तो जो कह रहा था कि नहीं कोई तो है जो आएगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को रोचक बनाएगी। हुआ वही कि जो हमने सबसे पहले भी हमने ही खबर ब्रेक करी कि सुभाष चंद्रा आए, आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, लेकिन संख्या बल जो है विजेंदर अभी भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अगर अशोक गहलोत का विक्ट्री साइन देखें तो इसका मतलब है कि उनके पास जो बहुमत है वो कहीं टस से मस नहीं हो रहा है, वो उनके साथ स्थिर है। हाँ, अब भले ही कोई ये कहे कि उस अब चिंतन शिविर हो रहा है और फिर उसके बाद बाड़ेबंदी होगी, तो एक सतत प्रक्रिया होती है। डर तो सबको ही होता है, वो तो बीजेपी भी कर रही है ना, डर सबको ही होता है। आज आप और हम भी चुनाव लड़ेंगे तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो मन में एक अज्ञात सा भय रहता है, तो ये भय तो सबके मन में है। नहीं, लेकिन एक जिस नाराजगी का जिक्र किया जा रहा था, जैसे रमीला खड़िया, घोगरा, जिन्होंने खुलकर अभी ब्यूरोक्रेसी को लेकर क्वेश्चन किए, आज 5 ट्रांसफर हुए हैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही, और वो उसी बेल्ट से हुए हैं। तो क्या मुख्यमंत्री ने उन ट्रांसफर के जरिए उनकी नाराजगी को भी साध लिया कि चलिए आपकी ये नाराजगी है ये भी दूर कर देते हैं? देखिए विजेंद्र, एक बहुत पुरानी कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर जी। तो अगर मान लीजिए ये तो चुनाव है ना, चुनाव जीतना है। मेरे को एक चीज बताइए कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, फुल टाइम राजनीति कर रहे हैं ना, कोई मंजीरे बजाने तो आए नहीं है। तो अगर जीतने के लिए वो साम दाम दंड भेद अपना रहे तो उसमें गलत क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती? क्या कांग्रेस ये नहीं करेगी? या दूसरी पार्टियां नहीं करती है? तो जीत मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए ना कोई भी चुनाव। ऐसा तो है नहीं कि अशोक गहलोत चुनाव हार गए। मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उनके पास 41 का आंकड़ा है। नहीं, ऐसे तो जो है वो इनकी सुभाष जी की जगह को दूसरा भी अगर वो भरता तो वो भी कहता कि भाई साहब मेरे पास भी 41 का आंकड़ा है। लेकिन हम और आप तो समझदार हैं ना, और हम और आप यहाँ क्यों बैठे? हम विश्लेषण करने बैठे। अगर मान लीजिए उनके पास 41 का आंकड़ा है तो इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि कांग्रेस में सेंध लग रही है ना, इसके अलावा तो दूसरी चीज हो नहीं सकती। लेकिन गणित ये कहती है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अशोक गहलोत की रणनीति अगर कारगर रही तो कांग्रेस जो है वो अपनी 3 सीटें जीतेगी और एक भारतीय जनता पार्टी की संख्या बल के आधार पर जो घनश्याम तिवाड़ी जी चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। लेकिन आज आप देखिए कि जब घनश्याम तिवाड़ी से मीडिया ने पूछा कि बीजेपी सुभाष चंद्रा को भी जो है वो समर्थन दे रही है, तो घनश्याम तिवाड़ी ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं बीजेपी का कैंडिडेट तो मैं ही हूँ भाई, ठीक बात, बीजेपी का मैं कैंडिडेट हूं, मुझे बाकियों से मतलब नहीं है। मतलब कि भय उनके मन में भी है जी। जो आदमी सीधा सीधा जीतता नजर आ रहा है उसको मीडिया के सामने बाइट देने की क्या जरूरत थी कि नहीं मैं ही ऑफिशियली कैंडिडेट। लेकिन तो मुझे लगता है समझा जाए तो मतलब क्योंकि दिल्ली से नाम आया तो वरीयता के आधार पर तो पहले उन्हीं के लिए वोट पड़ेंगे। नहीं, रामलाल शर्मा जी सही कह रहा हूं ना सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले 41 वोट सुभाष चंद्र जी के लिए रख दिए जाएंगे? नहीं विजेंद्र जी, पहले जो सिंबल के आधार के ऊपर जो चुनाव लड़ रहे हैं घनश्याम तिवाड़ी जी, 41 वोट उनको देंगे वरीयता के आधार के ऊपर, और उसके बाद में जो शेष वोट है वो सुभाष चंद्रा जी को गिरेंगे जी। बाकी के वोट रामलाल जी, देखिए राजनीति समय की होती है सुधांशु जी, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जब परिणाम आएगा तब देखना कि वोट कहां से आते हैं और कैसे मिलते हैं। रामलाल शर्मा जी, मुझे याद आ रहा है ओंकार सिंह लखावत जी को मैदान में उतारा था, उस वक्त भी यही कहा गया था, और हुआ यह था कि अपना ही एक वोट कम पड़ गया था, जितने गिन रहे थे उनमें भी एक कम पड़ गया था। उस समय परिस्थिति अलग थी विजेंद्र जी, आज परिस्थिति अलग है। उस समय सरकार का प्रारंभ था, अब सरकार का उत्तरार्ध है, और इस उत्तरार्ध के अंदर कई बातें हैं, कई नीतियां हैं जिसके आधार के ऊपर लोग चलेंगे जी। आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भी लोग चलेंगे। वर्तमान परिस्थितियों के अंदर हो रहे सरकार के छोटा सा सवाल रखते हुए वो निर्णय लेंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से अंतर करें, बार बार कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार गिराना चाहती थी, भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराना नहीं चाहती थी। रामलाल जी एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, अपनी नाराजगी के आधार के ऊपर गिराना चाह रहे थे। रामलाल जी एक छोटा सा, रामलाल जी कौन गिरा रहा है सरकार, कितने करोड़ रुपए ऑफर हो रहे हैं सबको पता है कौन करने वाला है। रामलाल जी एक छोटा सा सवाल है, आप जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि हमारे जो समर्थित हमारे प्रत्याशी वो भी चुनाव जीतेंगे, तो मेरा एक इतना सा सवाल है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में डेंट लगेगा तो क्या इस बात को भी हम माने कि बीजेपी में भी डेंट लग सकता है? रामलाल जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं?
लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे वापस सवाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल प्रशांत, सीधा सा है विजेंद्र कि अगर बीजेपी दावा कर रही है कि वो अपना समर्थित उम्मीदवार को जितवा लेगी तो सीधी सीधी बात है कांग्रेस में डेंट लगेगा। लेकिन क्या इस बात की संभावना से हम इनकार कर दें कि भारतीय जनता पार्टी में डेंट नहीं लग सकता है? भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, है ना, वो किसी भी उसके अंदर प्रलोभन के अंदर नहीं आएंगे। तो अगर बीजेपी ये कहे कि नहीं हमारे तो सब दूध के धुले हुए हैं, तो फिर कांग्रेस वाले जो है वो दूध के धुले हुए क्यों नहीं भाई? जी, तो सवाल दोनों तरफ से उठने की इधर से कोशिश की जा रही है, सियासी तौर पर उतनी कोशिश तो उधर से भी की जा रही होगी। बिल्कुल। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, क्या निर्दलीय के तौर पर मैदान में दूसरे कैंडिडेट को उतारने का मकसद बीजेपी का सीधा सीधा ये है कि अगर जीत गए तो हमारी जीत और हार गए तो निर्दलीय की हार, पल्ला झाड़ लेंगे? और मुख्यमंत्री ने आज जो विक्ट्री साइन दिखाया है, क्या उसको 100% ये कंफर्म कर दिया जाए कि तीनों सीटों पर कोई किंतु परंतु नहीं है? ये जो फाइट शुरू हुई बीजेपी की तरफ से, उस पर पूर्ण विराम मुख्यमंत्री के विक्ट्री साइन ने लगाया। बिल्कुल, पर देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से पिछले 3.5-4 साल से सरकार चलाई है बैलेंस आउट करके, उसमें आज जब उन्होंने लोगों को क्रेडिट दिया है, उन निर्दलियों की, उन तमाम लोगों की तारीफ की है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिकल मूव भी है। हमेशा वो अपनी सरकार के होने की धन्यवाद उन सभी विधायकों को देते हैं जो उस दिन खड़े रहे साथ में। वो यहाँ तक कह जाते हैं कि 10-10 करोड़ रुपए ऑफर दिए गए थे, लेकिन ये लोग नहीं गए और ये सही के साथ है। अब देखिए, जो मुकाबला है वो बीजेपी के लिए आसान नहीं है और खुद निर्दलीय प्रत्याशी के लिए आसान नहीं है, पर यह भी सच है कि लगातार कोशिशें हैं। आरएलपी के साथ बातचीत है, निर्दलियों के साथ बातचीत है, और जो दूसरे बड़े नेता हैं उनसे भी कहा गया है कि आप अपने अपने समाज के लोगों से संपर्क करें, विधायकों से संपर्क करें। साथ में ये भी सच है कि कांग्रेस ने, क्योंकि तीनों जो प्रत्याशी बाहर से किए हैं वो उससे नाराज है कांग्रेस के काफी सारे विधायक, और वो नाराजगी अशोक गहलोत के साथ साथ आला कमान से है। क्योंकि देखिए, तीनों प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के राइट हैंड माने जाते हैं, मुकुल वासनिक सोनिया गांधी के आदमी माने जाते हैं, और जो प्रमोद तिवारी हैं वो प्रियंका गांधी के आदमी माने जाते हैं। तो ऐसे में तीनों जो है गांधीज के लोग हैं। अगर अब कोई कांग्रेस का विधायक नाराजगी में कोई गलत स्टेप उठाता है तो वो राज्य सरकार या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ गड़बड़ नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट गांधी से पंगा ले रहा है। तो क्या ऐसा होगा? और जहां तक निर्दलियों का सवाल है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्ट्रैटेजिकली सबको संभाल कर रखा हुआ है, इस संभाल के रखने में बहुत सारी डेफिनेशन आती है, तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन बीजेपी कभी भी जब इलेक्शन में उतरती है तो अपनी पूरी कोशिशें करती है। खुद सुभाष चंद्र का खुद का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में कुछ 3 निर्दलीय ऐसे हैं जिनके संपर्क में बीजेपी है जी। और देखिए, बीजेपी कई बार लड़ाई जीतने के बजाय सामने वाले पर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की, और अगर कोई टूट सकता है, देखिए इतनी प्रेशर पॉलिटिक्स है। आपको बता दें कि जब एक ऐसा खेमा था, जब वो बाड़ेबंदी में वहां चला गया था मानेसर, तब भी प्रेशर पॉलिटिक्स थी कि बार बार ये बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार तो गिर ही जाएगी, जिससे जो लोग उनको लगता है कि सरकार गिर जाएगी, हमारा क्या होगा, तो वो टूट के आ जाए दिल्ली की तरफ या मानेसर या तमाम चीज। तो राजनीति में परसेप्शन और प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत अलग है। तो ये बीजेपी भी खेल रही है और ये कांग्रेस भी परिणाम बहुत कुछ बयान कर देते हैं अंत में। वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रशांत, एक लाइन में मैं आपसे इसको समझना चाहूंगा, क्योंकि जिन 9 निर्दलियों को प्रस्तावक बनाया गया है उनमें से अगर नहीं टूटते हैं तो परिणाम सीधे तौर पर कांग्रेस के समर्थन में। तो मेरा सवाल यह है कि क्या कोई प्रस्तावक अगर बनता है तो क्या वो टूट सकता है, क्या वो क्रॉस वोट कर सकता है? देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। मुझे लगता नहीं, देखिए ये निर्दलीय भी वही लोग हैं जो पहले कांग्रेस में उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी से रिलेटेड रहे हैं, जुड़े रहे हैं, और इन्होंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले जो हमारे 3.5 साल रहे हैं,
जो भी विधायक ने मांगा उसको दिया है, और मैं समझता हूँ कि कोई ये गलती नहीं करेगा कि आने वाला टाइम है फिर वापस हमारे को जनता के बीच में जाना है जी। अगर हम ही क्रॉस वोट करेंगे तो किस मुंह से हम जनता के बीच में लेकिन जाएंगे? विधायी कार्रवाई के हिसाब से मैं समझना चाहूंगा, क्या कोई प्रस्तावक क्रॉस वोट कर सकता है? नहीं, मुझे लगता नहीं कोई प्रस्तावक क्रॉस वोट करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब भी जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने मांगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि सुपरसीड करेंगे मुख्यमंत्री जी को। सुधांशु जी, यही सवाल में एक लाइन में, क्योंकि अगर वो क्रॉस वोट नहीं करते तो परिणाम बिल्कुल साफ है, क्या इतना अधिकार है कि जो गारंटर है वो ही क्रॉस वोट कर जाए? देखिए विजेंद्र, जो विधायी कार्य है ना, उसके अंदर ये है कि जो व्हिप के दायरे में रहेंगे जितने भी विधायक, उनको वोट दिखा के देना होगा अपनी ही पार्टी के प्रतिनिधियों को। ठीक है। लेकिन जो निर्दलीय विधायक हैं वो दिखाने के बंधन से मुक्त हैं। तो हमेशा क्या होता है कि जो एडवांटेज निर्दलीय विधायक होता है वो हमेशा इसी चीज़ का लेता है, क्योंकि उसको वो किसी पार्टी से नहीं है, किसी व्हिप से बंधा हुआ नहीं है, तो वो नहीं दिखाएगा। चूंकि व्हिप के दायरे में जब विधायक आ जाता है उसको दिखाना होता है। वो प्रस्तावक बन रहा है किसी प्रत्याशी का, जी, तो क्या वो फिर भी क्रॉस वोट कर सकते? क्रॉस वोट कर सकता है, क्योंकि ऐसी कोई बंदिश नहीं है ना कि आप किसी के प्रस्तावक बनेंगे आप क्रॉस वोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप व्हिप के दायरे में होंगे तो आपको वोट खारिज माना जाएगा। तो कुल मिला के कहानी इतनी सी है कि हमेशा निर्दलियों पे डोरे क्यों डाले जाते हैं, क्योंकि निर्दलीय का वोट जो है दिखाया नहीं जाता है, वो चाहे जिसको टिक करे और उसमें बैलेट बॉक्स में डाल दें। तो यहाँ पर भी कहानी यही है, जैसे मैं मेरी सहयोगी दिल्ली की अदिति जो कह रही हैं कि 3 विधायक हैं, तो अदिति मेरे पास सूचना है कि 5 विधायक जो हैं वो टच में हैं, और ये 5 विधायक वो हैं जो अभी पिछले कुछ दिनों में भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री का जो जन्मदिन का जो समारोह था उसमें भी गए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद उन पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटेजिकली जो है वो एक प्रेशर क्रिएट कर रही है। 5 से भी तो सीट क्लियर नहीं होगी सर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन 5 पे डोरे डालने से चुनाव जीत जाएंगे। हो सकता है कि हमारे पास जो जानकारी वो 5 की है, जैसे मैंने कहा कि मेरे सूत्र 5 के बता रहे हैं, तो हो सकता है कि और भी हो। लेकिन मुझे अभी भी विजेंद्र, मैं इस मंच पे कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत का जो कॉन्फिडेंस है मुझे उसमें दम नज़र आता है। क्योंकि देखिए, इससे पहले ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अंदर राज्यसभा चुनाव के अंदर जो धन बल और बाहुबल का उपयोग नहीं हुआ। करीब 2000 से जो है उद्योगपति यहाँ पर चुनाव लड़ते आए, डालमिया भी हैं, मुरारका भी हैं, एक कालंदी रेल वाले थे आपके BM शर्मा जी, ठीक है ना। इस तरह से बहुत से, लेकिन हश्र क्या हुआ, कभी सफलता नहीं मिली है। तो इसका मतलब है कि राजस्थान की राजनीति में अभी भी वो कल्चर हमारे नहीं साथ है। जुड़ने के लिए अदिति, आपका भी शुक्रिया, रामलाल जी आपका भी शुक्रिया, और प्रशांत बैरवा जी आपका भी शुक्रिया। दरअसल विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं है जिसमें जनता वोट करेगी, ये राज्यसभा का चुनाव है जिसमें एक एक वोट पार्टी की तरफ से डाला जाता है, पार्टी को दिखाकर डाला जाता है। सिर्फ निर्दलीय ऐसे हैं जो गुप्त मतदान कर सकते हैं, और उनमें से 9 को प्रस्तावक बना लिया है। मुख्यमंत्री का विक्ट्री साइन बहुत कुछ बयां करता है। नमस्कार।